की मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी, श्रीमान लालजी टंडन जी, श्री कलराज मिश्रा जी, श्री रमापति जी, भाई अशोक प्रधान जी, विनय कटियार जी, श्रीमान अमित भाई शाह, रामेश्वर चौरसिया, सुरेंद्र रावत, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और दूर दूर से जहां भी मेरी नजर पहुंचे सर ही सर नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश ने अंदरूनी स्पर्धा का कार्यक्रम तय किया लगता है। कानपुर अपना रुतबा दिखाएं तो झांसी कहते हैं हम कितने छोटे थोड़े हैं, झांसी ने दिखाया तो फिर बहराइच वाले आगे निकल गए और आज आगरा ने सबको महक कर दिया है। भाइयों बहनों, कुछ अनिवार्य कारणों के कारण मेरे पहुंचने के कार्यक्रम में बदलाव हुआ और परिणाम स्वरूप 3-3 घंटे तक इस कड़ी धूप में आप सबको इंतजार करना पड़ा। इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये आगरा की भूमि ऐतिहासिक अनेक कारणों से जानी जाती है, लेकिन आज हम दुनिया में जब हिंदुस्तान का ब्रांडिंग करते हैं, भारत की भिन्न भिन्न ताकत का परिचय जब करवाते हैं, तो उसमें सबसे पहले विश्व के सामने आगरा का ताजमहल प्रस्तुत करते हैं। बच गया। और दुनिया के लोग रोशन के साथ कर रहा हूँ बेटा, जिनको टूरिज्म का शौक रहता है, विश्व को जानने समझने की इच्छा रहती है, ये लोग आगरा आना जरूर पसंद करते हैं। भाइयों बहनों, सारे विश्व में टूरिज्म का उद्योग, सर्विस सेक्टर इतना तेजी से बढ़ रहा है, एक अनुमान है कि निकट भविष्य में ये टूरिज्म का बिजनेस $3 ट्रिलियन तक पहुंचेगा, $3 ट्रिलियन तक। लेकिन पूरे विश्व में टूरिज्म का इतना बड़ा बिजनेस होगा, लेकिन क्या वो आगरा के नसीब होगा? क्या आगरा के भाग्य में कुछ आएगा? क्या आपको लगता है कुछ आएगा? मुझे नहीं लगता है आएगा। इसका कारण है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार
उनकी सोच में गड़बड़ है। कौन से काम को प्रायोरिटी देना चाहिए, किस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसमें वो निर्णय नहीं कर पाते। अगर टूरिज्म का इतना बड़ा संभावनाएं पड़ी है, आगरा का ताजमहल विश्व भर में जाना माना है, क्या आगरा में एक अच्छा एयरपोर्ट नहीं बना सकते? क्या आगरा में विश्व भर के टूरिस्ट डायरेक्ट यहां पहुंचे, ऐसा प्रबंध नहीं हो सकता है? लेकिन भाइयों बहनों, कोई मंत्री उनका किसी इलाके से आ जाए, छोटा सा गांव हो, वहां तो वो एयरपोर्ट बना देता है, वहां तो वो एयरपोर्ट बना देता है, लेकिन आगरा जो विश्व के टूरिस्टों को आकर्षित करने का सामर्थ्य रखता है, उस आगरा के प्रति अन्याय किया जाता है, उपेक्षा की जाती है। और भाइयों बहनों, कभी इसको कहो तो वो कहता है राज्य की जिम्मेवारी, राज्य को कहो तो बोले केंद्र की जिम्मेवारी, राज्य वाले कहते हैं यहां करो, केंद्र वाले कहते हैं वहां करो, और करता कोई नहीं है। भाइयों बहनों, हम यमुना के पास हैं, लेकिन आगरा को पीने का शुद्ध पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है। आजादी के 60 साल बीत चुके, लेकिन उसके बावजूद भी आगरा जैसे नगर को, जिसके निकट यमुना जी हो, लेकिन अगर उसको पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो उसका कारण लखनऊ में बैठे हुए शासक, उनको ये समझ नहीं है कि सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। और उसका नतीजा है कि आपको पानी नहीं पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात के हाल तो बहुत खस्ता थे। मेरे यहाँ तो नदियां नहीं है, आपके यहाँ तो ढेर सारी नदियां हैं। मेरे पास अकेली एक नर्मदा मैया है, लेकिन हमने पाइपलाइन डाल करके पाकिस्तान की सीमा पर, जहां हिंदुस्तान की सेना का जवान तैनात है, वहां तक पाइपलाइन से नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचाया, रेगिस्तान में भी पानी पहुंचाया, और दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन लगाई। और पाइपलाइन की साइज क्या है मालूम है? पाइपलाइन की साइज इतनी बड़ी है कि हमारे मित्र भाई अखिलेश मारुति कार में बैठ करके परिवार के साथ उस पाइपलाइन के अंदर गाड़ी चला सकते हैं। इतनी बड़ी पाइप है, और जिसमें से हम नर्मदा का पानी ले जाते हैं, 9,000 गांवों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाते हैं। कोई कहे मुझे क्या यहां हो सकता है कि नहीं हो सकता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आजकल कुछ पॉलिटिकल पंडित मुझे सवाल पूछते रहते हैं कि मोदी जी, ये गुजरात का मॉडल और कहीं काम आएगा क्या? भाइयों बहनों, मैं पूछता हूं, आप मुझे कहिए, लोगों को पानी पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? शुद्ध पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे भैया, हमने पाइपलाइन डाली,
तुम कैनाल बना दो, पाइपलाइन तो कुछ तो करो। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग मॉडल की चर्चा को विवादों में डाल रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आप अपने इलाके की अनुकूलता के अनुसार जनता की भलाई के लिए आप नीतियां क्यों नहीं बनाते हो, योजनाएं क्यों नहीं बनाते हो, योजनाएं क्यों लागू नहीं करते हो। यहां का हमारा गांव का किसान आलू की खेती करता है, लेकिन जब आलू की फसल बढ़ जाती है, वर्ष अगर अच्छा जाता है, आलू की पैदावार ज्यादा हो गई तो दाम गिर जाते हैं, किसान मर जाता है। और कभी आलू की फसल कम हुई तो भी किसान मर जाता है। क्या समय की मांग नहीं है कि आज हम हमारे देश में हमारा किसान जो पैदावार करता है उसके वैल्यूएशन पर बल दें, मूल्य वृद्धि पर बल दें। अगर आप आलू बेचते हैं तो कम पैसों में जाता है, लेकिन अगर पोटेटो चिप बना करके बेचते हो तो पैसे ज्यादा मिलते हैं। हमें मूल्य वृद्धि की ओर क्यों नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मेरे यहां बनासकांठा जिला है, आलू की खेती करता है। हमने दो चीजों में बल दिया, पूरे विश्व में प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा आलू पैदा करने का काम मेरे गुजरात के किसान ने करके दिखाया। एक तरफ पैदावार बढ़े और दूसरी तरफ मूल्य मिले, और तीसरी तरफ मूल्य वृद्धि के लिए वहां प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो ताकि मेरा किसान सुखी हो, समृद्ध हो। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी इन्हें देश के विकास में कोई रुचि नहीं है। उन्हें भारत के भाग्य को बदलने में कोई रुचि नहीं है, उनकी प्राथमिकता नहीं है। और प्राथमिकता नहीं है, इसका कारण है वो वोट बैंक की राजनीति के आदी है, और वोट बैंक की राजनीति के आदी होने के कारण हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति करना, 25% लोगों को इकट्ठा कर लेना, 75% लोगों को निगलेक्ट करना और 25% लोगों का फेस फेंकते रहना, 75% के प्रति अन्याय करना, यही कांग्रेस पार्टी का कारनामा रहा है। और उसी के कारण भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी स्वभाव से विघटनकारी पार्टी है, विभाजन करने वाली पार्टी है। विभाजन करो और राज करो, बांटो और राज करो, यही कांग्रेस पार्टी का स्वभाव है। देश जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था तब उन्होंने देश का विभाजन किया, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उन्होंने वंदे मातरम के भी दो दो टुकड़े कर दिए। इन्होंने हिंदुस्तान में दो दो कानून लगा दिए, कश्मीर को अलग कानून, बाकी हिंदुस्तान को अलग कानून। विभाजन करना, पानी का झगड़ा हो, एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ लड़ा देना, पानी के प्रश्नों को लटकाए रखना, कभी भाषा के नाम पर राज्यों की रचना करके बंटवारा करना, कभी उत्तर और दक्षिण का बंटवारा करना, कभी गांव और शहर का बंटवारा करना। भाइयों बहनों, यही कारण है कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में रहे हैं और ये आदत छोटी छोटी पार्टियों को भी लगी।
कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति और भी दल सिखने लग गए। सपा ने भी कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति को चुराया, बसपा ने भी कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति को चुराया, और ये दोनों कांग्रेस से सवाए सिद्ध हो गए। कांग्रेस से वोट बैंक की राजनीति चुरा करके उन्होंने उसमें अपना रंग भर दिया, अपना खेल जोड़ दिया, और उसका परिणाम ये आया कि वोट बैंक की राजनीति में कौन आगे निकले उसकी देश में स्पर्धा हो गई। वोट बैंक की राजनीति की स्पर्धा में कभी सपा आगे, कभी बसपा आगे, कभी कांग्रेस कोशिश करती है, लेकिन इस कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि सपा और बसपा जैसे लोग पैदा हुए हैं। भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति ने देश को तबाह करके रखा है। आज देश को समय की मांग है विकास की राजनीति करने की, और हिंदुस्तान में आज अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो राष्ट्रवाद के आधार पर चल रही है, जोड़ने की राजनीति कर रही है। तोड़ने वालों को जितना जल्दी हम खाता उड़ाएंगे, इतना ही देश का भाग्य उज्जवल होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान की राजनीति में वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ विकास की राजनीति का वादा करने आई है। और भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं गुजरात के मेरे अनुभव से कहता हूं कि अगर हम देश में विकास की राजनीति के पहलू को लेकर के चलेंगे तो ये जातिवाद का जहर भी खत्म हो जाएगा, ये संप्रदाय के झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, ये परिवारवाद भी खत्म हो जाएगा, समाज के सभी लोगों का कल्याण होगा। भाइयों बहनों, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, किसान हो, गांव गलियारे का गरीब हो, हरेक को अवसर मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवान देश है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन देश के नौजवान बेरोजगार बैठे। दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार, उसने वादा किया था कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो वे हर वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, मुझे जवाब देंगे आप जवाब देंगे मुझको? मैं सवाल पूछूं, कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, पूरी ताकत से बोलो, वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था, वादा किया था, वादा निभाया। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? आप में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? अरे भाइयों बहनों, रोजगार लेने की बात छोड़ो, आगरा में तो सारे कारखानों को ताला लगा दिया है, ताला लगा दिया। रोजगार छीन लिया है यहाँ के नौजवानों का। पहले मैं बताऊं मित्रों, मेरे गुजरात में उत्तर प्रदेश के हर जिले से लोग रहते हैं, लेकिन आगरा से बहुत कम आते, बहुत कम आते। इंडिया में देखा इस इलाके से भी बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान गुजरात आते हैं। मैंने पूछा कि भाई क्या हाल हो गया, आगरा भी छोड़ना पड़ रहा है?
उन्होंने कहा था वहां जीना भी मुश्किल है और रोजमर्रा गुजारा करना भी मुश्किल है। भाइयों बहनों, आज देश के नौजवान को रोजी रोटी के लिए अपना गांव छोड़ना पड़े, घर छोड़ना पड़े, अपना परिवार छोड़ना पड़े। भाइयों बहनों, ये कब तक हमारा गांव का नौजवान इस प्रकार से चलता रहेगा, जीवन जोड़ता रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर विकास नहीं होगा, हमारा नौजवान गांव, गरीब किसान के परिवार का बेटा, उसको अगर अपना गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा तो कहां कहां भटकेगा। हमारे नौजवान को रोजगार चाहिए, अगर रोजगार चाहिए तो उद्योग लगाने पड़ेंगे, कृषि के अंदर विकास करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर हम, लेकिन दिल्ली की सरकार को लकवा मार गया है दोस्तों। आज देश के, आपके यहां उत्तर प्रदेश में बिजली मिलती है क्या भाई? बिजली मिलती है? आपको बिजली मिलती है? आप देखिए, यहाँ इतना पानी है, उसके बावजूद भी आपको बिजली नहीं मिल रही। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की बिजली से आपको गुजारा करना पड़ता है। मां बीमार है, पंखा नहीं चल रहा, बेटे की एग्जाम है, रात को पढ़ना जाता है, बिजली गुल है, घर में बेटे की शादी हुई है, नई नई बहू आई है, नया टीवी सेट आई है, लेकिन उसको बेचारी को सांझ में कभी बहू ने देखना है तो टीवी नहीं चल रहा है। भाई बहनों, और क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में तो बिजली नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ खासम खास लोग हैं, उनके यहाँ तो 24 घंटे बिजली चलती है। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? ये अन्याय क्यों? भाई बहनों, इसका कारण समझिए आप, इसका कारण समझिए। आज देश में आज देश में 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने वाले कारखाने बंद पड़े हैं, कारखाने लगे हुए हैं, स्विच ऑन करते ही बिजली निकल सकती है, लेकिन भाइयों बहनों, कारखाने बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े हैं? इसलिए बंद पड़े हैं क्योंकि कोयला नहीं है। कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है? कोयला चोरी कर लिए गए, कोयला चोरी हो गया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी कोयले को घर के अंदर ताले में रखा है? क्या कभी आपने कोयले को घर में ताले के अंदर रखा है? आपके घर के बाहर ही कोयला पड़ा रहता है, नहीं पड़ा रहता है? कभी कोयले की चोरी होती है? कितना ही बड़ा बदमाश चोर होगा, कोयले को हाथ लगाता है। भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, कोयला खा गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, जांच शुरू हुई, तो क्या कहा? फाइट होगी, फाइट होगी कहते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर तो आप कह देते हो कि फाइट हो गई है,
लेकिन पूरा देश कह रहा है पूरी की पूरी सरकार हो गई है, पूरी की पूरी सरकार। और इतना ही नहीं, आपकी तो फाइट हो गई है, हमारी तो लाइफ हो गई है। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, उससे भी गंभीर बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं को इसकी कोई परवाह नहीं, इनको चिंता नहीं है। उनको लगता है कि राजनीति में तो ऐसा ही चलता है, भ्रष्टाचार पहले भी हुए, फिर भी लोगों ने चुनाव जीता दिया, फिर भी सरकार बना दी, एक बार फिर बना देंगे। भाइयों बहनों, क्या आप भ्रष्टाचारियों को माफ करोगे? भ्रष्टाचारियों को माफ करोगे? भ्रष्टाचारियों को सजा करोगे? कड़ी सजा करोगे? और ये भ्रष्टाचारियों का मजा देखिए। आप ही के उत्तर प्रदेश के एक मंत्री एक एनजीओ चलाते थे और इन पर 70 लाख रुपया गबन करने का आरोप लगा। एक टीवी चैनल वाले ने पीड़ा उठाया, ये 70 लाख रुपया का गबन किया है, ये लोगों को, गरीबों को, अपंग लोगों को मदद करने वाला एनजीओ है, लेकिन वो नाम मात्र का पैसे खा जाते हैं, आरोप लगाया। कांग्रेस के केंद्र सरकार के दूसरे मंत्री, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं, उनको पूछा गया कि 70 लाख रुपया गबन करने का आरोप लगाया, आपको क्या कहना है? बोले नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई मंत्री को 70 लाख का बात लगे तो मेरे गले नहीं होता, 70 करोड़ का होगा तो गले लगेगा। ये जवाब दिया। उसी सरकार का मंत्री कह रहा है कि 70 लाख कोई चीज नहीं होती, 70 करोड़ की बात होती तो मैं मान लेता कि शायद मेरा मंत्री होगा। भाइयों बहनों, आप कल्पना कीजिए ये लोग कितनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं, इनको जरा भी परवाह नहीं है। और उसका कारण यह है कि वे हिंदुस्तान की जनता को शक्ति रूप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे ये मानते हैं कि देश की जनता उनके जेब में है, उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है, उनको जनता जनार्दन की परवाह नहीं है, उनको जनता के सुख दुख की परवाह नहीं है। यही कारनामे करने की उनकी आदत होने के कारण भाइयों बहनों, आज देश को यह अहंकार, कांग्रेस पार्टी का अहंकार, परिवारवाद, ये वंशवाद, ये पूरी राजनीति को नमक की तरह खा रहा, देश को खा रहा। भाइयों बहनों, ये सवाल कौन सत्ता पे बैठे कौन न बैठे इस लड़ाई का नहीं है। सवाल यह है कि देश बचे या न बचे, हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये देश सलामत रहे या न रहे, ये चिंता का विषय है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज तो हमारी बर्बाद हो चुकी है, क्या आने वाली कल बर्बाद करना है? आज बर्बाद हो चुकी है, कल बर्बाद करने देना है। अगर आप अपनी कल बचाना चाहते हो तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सपा, ये बसपा, इनके खेल से मुक्ति की जरूरत है। भाइयों, देश को उनसे मुक्त करने की जरूरत है। और जब तक हम इन बातों से उनको मुक्त नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता हूं भाइयों बहनों कि हम परिवर्तन ला सकते हैं। भाइयों बहनों, अब आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने इतना समर्थन किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी विकास के मंत्र को लेकर के आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपके बेटों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए गांव
गरीब आदमी की चिंता करने के लिए, महंगाई से मुकाबला करने के लिए हम आपका समर्थन चाहते हैं, हम आपका साथ सहयोग चाहते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये देश गरीब नहीं है। ये देश नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। दुर्भाग्य है, सरकारें ऐसी मिली है जिसने सिर्फ तबाही की है। अटल जी को थोड़ा कालखंड मिला था, लेकिन उस छोटे से कालखंड में ये देश को ऐसी ऊंचाइयों पर ले गए ताकि आज में देश गर्व करता है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आप मेरे साथ दो हाथ मिल करके बोलिए, भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।